हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। ग्रामर की सीरीज में वर्ब का थर्ड पार्ट लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग V2, V1, V2, V3 डिस्कस करेंगे। ऐसे वर्ब डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली जो वर्ब पूछे गए हैं आज हम उन पे डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये है आपकी वर्ब की मास्टर क्लास। इस क्लास को करने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। जब ये वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, रिविजन्स के साथ अगर आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वर्ब में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार आकर के देख लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वर्ब में। ये वो इम्पोर्टेंट वर्ब है जो फ्रिक्वेंटली एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। अब आप देखिए, कम, केम, कम। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि क्यों कम केम कम बता रहे हैं। कम केम कम तो सब बच्चे जानते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है यहाँ कि V1 फॉर्म और V3 फॉर्म, ये दोनों फॉर्म V1 और V3 सेम टू सेम है ना। V1 और V3 सेम टू सेम है। अगर हमें पता करना है कि कब ये V1 का काम करेगा, कब ये V3 का काम करेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर हैज, हैव और हैड, हैज, हैव, हैड के बाद अगर कम लिखा हो तो डेफिनेटली वो V3 का काम करेगा, ठीक है। वो किसका काम करेगा? V3 का काम करेगा। एक कंडीशन और हो सकता है, हैज, हैव, हैड जब कम के साथ है तो वो V3 का काम करेगा, या फिर इज एम आर के साथ भी आ सकता है। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है और इज एम आर के साथ जब V3 आएगा तो वो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, करेक्ट। चलिए, तो अब आपको कभी भी अगर हैज, हैव, हैड के साथ दिखे तो आप इसे V3 मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, सेम रन में और रन में, ठीक है। ये भी कब आएगा? ये भी जब हैज, हैव, हैड या इज एम आर के साथ दिखे। देखिए, इज एम आर, इनके साथ आने वाला वर्ब या तो आईएनजी होगा या फिर V3 होगा। आईएनजी कब होगा? जब एक्टिव स्ट्रक्चर हो, जब स्ट्रक्चर एक्टिव हो इनके साथ आईएनजी होगा। जब स्ट्रक्चर पैसिव हो, जब स्ट्रक्चर पैसिव हो तो इनके साथ V3 होगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से आप मेरी बात ये समझिए कि जब भी कभी रन और कम, ठीक है, रन और कम, अगर हमें पता करना है कि ये V1 है कि V3 है, तो आपके पास दो ही स्ट्रक्चर बचते हैं, एक हैज, हैव और हैड। अगर इनके बाद है तो ये V3 है, ठीक है। एक कंडीशन और, इज एम आर के बाद है तो ये V3 है, ठीक है। इन्हीं दो कंडीशनों में ये V3 होगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको? और मैंने आपको ये बता भी दिया, इज एम आर के साथ या तो आईएनजी आ सकता है या तो V3 आ सकता है। आईएनजी कब आएगा? एक्टिव में। V3 कब आएगा? पैसिव में। अगर इज एम आर के बाद
V1 लिखा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो V1 नहीं, वो V3 है। क्यों? क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। गॉट माय पॉइंट? चलिए, ये क्लियर हो गया। अब आइए अगला देख लेते हैं। हालांकि ये सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम एसएससी का वर्ब पढ़ रहे हैं, है ना। एसएससी का वर्ब पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग ही होगा। इस चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम आपको डिटेल्स में बता दिए कि ये V1 का भी काम करेगा, V3 का भी काम करेगा, ये भी V1 का भी काम करेगा, V3 का भी काम करेगा। कब V1 होगा, कब V3 होगा, ये चीज़ें मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में अभी बताया। चलिए, अब स्विम, स्वयं, स्वयं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके फ्रिक्वेंटली एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये वर्ब आपके एसएससी में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। आप इस पे जरूर फोकस करेंगे। ठीक है, जितने भी वर्ब दिए जा रहे हैं आप उनको अच्छे से याद कर लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, और ये देखिए फ्लो, फ्लोड, फ्लोट। फ्लो मीन्स बहना होता है। ठीक है, ठीक है, उसमें कौन सा दिक्कत है? फ्लाई मीन्स उड़ना है, फ्लो मीन्स बहना है। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये फ्लो और ये फ्लोन, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चों को लगता है कि फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है, फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है, लेकिन नहीं। याद रखिए, जब भी कभी बहने की बात आए, जैसे द रिवर फ्लोट इट्स बैंक ना, नदी अपने किनारे से बह गई, तो भाई साहब आप ये बात समझ लीजिए कि फ्लो का थर्ड फॉर्म में आपको बस ईडी लगाना है। फ्लो के थर्ड फॉर्म में आपको बस ईडी लगाना है। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। आप इन दोनों को ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको ये याद आए कि फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लो नहीं होता, फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोड होता है। यही वो कंफ्यूजिंग एरिया है जहाँ बच्चे फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोन समझ लेते हैं, क्योंकि सारी स्पेलिंग तो सेम है, बस यही एन अलग है। तो जनरली हम ये मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये फ्लो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यही वो कंफ्यूजिंग एरिया है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है ना। चलिए, अब अगला देखिए, कास्ट। कास्ट मीन्स क्या होता है? कास्ट मीन्स होता है वोट डालना। ठीक है, कास्ट मीन्स होता है जैसे मूवीज में हीरो कास्ट किए जाते हैं, है ना। तो कास्ट का V1, V2, V3 सेम रहता है, V1, V2, V3 सेम रहता है। लेकिन हमारी ईडी लगाने की आदत, क्या करेंगे? कास्टेड कर देंगे। क्या करेंगे? कास्टेड कर देंगे। जो बच्चे नहीं जानते वो क्या करेंगे? कास्टेड कर देंगे। तो आप ये ध्यान रखें, कास्ट जहाँ भी आए, कास्ट कास्ट कास्ट, वहाँ आप क्या करेंगे? ईडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कास्ट जो है इसका B1, B2, B3 क्या है? इसका V1, B2, V3 सेम है। ठीक है, इसका V1, B2, V3 सेम है। करेक्ट। चलिए, स्ले। स्ले मीन्स होता है गला काटना, है ना। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्ले, स्ल्यू, स्लेन। स्ले, स्ल्यू, स्लेन। तो आपको स्ले, स्ल्यू, स्लेन, स्ल्यू में ईडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ल्यू में ईडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ले का सेकेंड फॉर्म स्ल्यू
और स्ले का थर्ड फॉर्म स्लेन। ठीक है, लिख लिया। ध्यान रहे कि कास्ट में आपको ईडी नहीं लगाना है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में लास्ट में कास्ट आया, ईडी नहीं लगाएंगे, सेम रहेगा सेम रहेगा। और बाकी स्ले मीन्स होता है गला काटना, आप इसका स्ले स्लीव स्लेन, करेक्ट। आगे देखिए, ये वो वर्ब है जो इतनी बार एसएससी में पूछा गया है, इतनी बार एसएससी में पूछा गया है, और हर बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लाई मीन्स झूठ बोलना, लाई मीन्स लेटना, ले मीन्स रखना, है ना, अंडे देना। ले का मतलब क्या होता है इसका, रखना, अंडे देना, और नींव डालना, त्यागना। ठीक है, क्या क्या होता है, रखना, अंडे देना, नींव डालना, त्यागना। अब आप देखिए, अब आप लोगों ने हिंदी लिख ली होगी, एक बार फिर से देख लीजिए। इसका मतलब होता है रखना, अंडे देना, नींव डालना या त्यागना। ठीक है, चलिए हो गया। अब आप देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है। कंफ्यूजन वाला एरिया ये है, देख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ले मीन्स रखना, और यहाँ का ले सेकंड फॉर्म है, यहाँ का ले फर्स्ट फॉर्म है। बहुत कंफ्यूजिंग एरिया है। यहाँ का ले सेकंड फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ का ले सेकंड फॉर्म है। तो आप समझ रहे हैं, इसका आपको क्या करना है, इसी को आपको रटना है और इन चीज़ों को इसी तरीके से हाईलाइट कर लेना है कि नहीं, ये ले लाई का सेकंड फॉर्म है, और ये ले मीन्स रखना, त्यागना और अंडे देना, इन सब चीज़ों में यूज होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आई। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। लाई मीन्स झूठ बोलना, ये इसका सेकंड फॉर्म है। मैम हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है कि फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज हो रहा है ना। हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है या फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। अगर पास्ट का सेंस हो तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म की तरह यूज होगा। अगर प्रेजेंट का सेंस हो तो फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज होगा। ठीक है, अगर पास्ट का सेंस हो तो फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज होगा, और अगर प्रेजेंट का सेंस हो तो फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज होगा। ठीक, बात समझ आई। चलिए आप लोग इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बिड। बिड मीन्स बोली लगाना, है ना, ऑक्शन। बिड मीन्स बोली लगाना। जिस तरीके से कास्ट के तीनों फॉर्म सेम थे, उसी तरीके से बिड के भी तीनों फॉर्म सेम है। ठीक है, बिड के भी तीनों फॉर्म सेम है। एक और है, आप देखिए, ये बिड मतलब ऑर्डर देना, और ये बिड मतलब बोली लगाना। तो जब भी कभी बोली लगाने की बात आएगी तो उसके तीनों फॉर्म सेम होंगे। जब भी कभी बोली लगाने की बात आएगी तो उसके तीनों फॉर्म सेम होंगे, और जब कभी ऑर्डर देने की बात आएगी तो यहाँ पे वो बदल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को, यही कंफ्यूजिंग है, और यहीं से बार बार एसएससी क्वेश्चन पूछती है। बिड जब ऑर्डर दे रहा होगा तब ये बिड और बिडन हो जाएगा। जब बिड का मतलब बोली लगाना होगा तो वहाँ पे बिड के तीनों फॉर्म सेम रहेंगे। ठीक है, जब कभी भी बिड का मतलब सेंटेंस में बोली लगाना होगा तो उसके तीनों फॉर्म सेम रहेंगे। जब कभी भी सेंटेंस में बिड का मतलब ऑर्डर देना रहेगा तो उसके क्या होंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म बदल जाएंगे, बिड और बिडन हो जाएंगे। ओके,
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब की लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब अगला है राइज, रेज, राइज और रेज। इसका मतलब होता है उठना या उगना, इसका मतलब होता है उठाना या उगाना, उगना, उगाना। देखिए, उगना, अरे यार हिंदी का भी तो वैसे ही वाट लगा हुआ है, उगना और उगाना। देख रहे हैं डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये सेल्फ उग रहा है और यहाँ पे उगाया जा रहा है। यहाँ पे ये सेल्फ उग रहा है और यहाँ पे उगाया जा रहा है। जब भी कभी सेल्फ उगेगा तो क्या होगा? जब कभी सेल्फ की बात हो, है ना, तो वहां क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। और जब कभी कोई दूसरा उगा रहा हो तो ये रेज होगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये वर्ब में तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये वर्ब आपके पैसिव में, एक्टिव पैसिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो चीजें खुद से हो जाएंगी उसका कभी पैसिव नहीं बनेगा, जो चीजें दूसरों के द्वारा की जाएंगी पैसिव उसका ही बनता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पैसिव में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आपको ध्यान से समझना है, सीखना है, जानना है कि राइज और रेज में क्या अंतर है। राइज मतलब सेल्फ उगना और रेज मतलब उगाना। राइज मतलब सेल्फ उठना और रेज मतलब उठाना। अब आप इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म देखिए, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज और राइजन, इसका रेज एंड रेज्ड। ओके, ठीक है, राइज का सेकेंड फॉर्म राइज, रोज, राइजन, इसका रेज, रेज्ड, रेज्ड। ठीक है, ठीक है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए बीट, बीट मीन्स पीटना, बाइट मीन्स काटना। बीट मीन्स पीटना, बाइट मीन्स काटना। ये है आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन, है ना। बीट मीन्स पीटना, बीट, बीट, बीटेन, बाइट, बिट, बाइटेन। आप अंतर देखिए क्या है, अंतर यहाँ देखिए, BE और यहाँ देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम, स्पेलिंग में डिफरेंस। इसकी आप क्या करेंगे? स्पेलिंग लिख के प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ स्पेलिंग में डिफरेंस है, BEATEN, TEN तो है लेकिन ये BIT है, ये BEA है। आप इसकी स्पेलिंग लिख के प्रैक्टिस करेंगे। बीट मतलब पीटना, बाइट मतलब काटना। ठीक है, आप इसकी क्या करेंगे? स्पेलिंग लिख के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे देखिए, बिल्ड, सेंड, स्प्रेड, फाइंड, फाउंड। ये ऐसे वर्ब हैं जो देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे यही थर्ड फॉर्म है ना। देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे वही थर्ड फॉर्म, जैसे बिल्ड, है ना। अक्सर हम लोग क्या किए हैं, ये बिल्ड हमको फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये बिल्ड हमको सेकंड फॉर्म लगेगा, है ना। क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि वर्ब के सेकंड फॉर्म में अक्सर ईडी आता है। अक्सर क्या आता है? ईडी आता है। लेकिन यही तो मैटर है यही तो मैटर है कि यहाँ पे डी है, डी है, डी है, डी है, डी है, बट ये B1 है।
आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। ये बिल्ड, सेंड, स्प्रेड, फाइंड, फाउंड, ये क्या है? ये B1 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे VVI लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख सकते हैं? VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखने में हमें V सेकंड या V3 लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये V1 होते हैं। ठीक है, और इसका सेकंड फॉर्म देखिए, ये दोनों पहले आप देख लीजिए। ये दोनों देखिए, बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट, थर्ड फॉर्म बिल्ट। रट लीजिए, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, इस तरीके से रट लीजिए, समझ लीजिए, जो आप कर सकिए लिख लिख के रटिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, बहुत ज़्यादा एसएससी में हर बार पूछा गया है। सेंड, सेंट, सेंड। सेंड कभी भी B2 नहीं होगा, सेंड B1 होगा। इस बात को आपने लिख लिया। चलिए अब यहाँ देखिए, स्प्रेड तो ठीक है, स्प्रेड में कोई दिक्कत नहीं, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सेम है। ठीक है, स्प्रेड मीन्स फैलाना, इसका फर्स्ट भी सेम, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, उसको थर्ड मानिए, उसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, इसको थर्ड मानिए, कोई इशू नहीं है। स्प्रेड को छोड़िए, स्प्रेड का फॉर्म तीनों सेम है, जिसको हम चाहे मान लें। लेकिन अब आप फाइंड और फाउंड में देखेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। फाइंड मीन्स खोजना, फाउंड मीन्स खोजा, फाउंड मीन्स खोजा। और ये देखिए, फाउंड मीन्स स्थापित करना, तो फाउंड का सेकेंड फॉर्म फाउंडेड एंड थर्ड फॉर्म फाउंडेड। मतलब कि असली गेम तो यहाँ है, असली गेम यहाँ है कि फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है, और फाउंड मीन्स होता है स्थापित करना। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है, और फाउंड मीन्स भी होता है स्थापित करना। इसका मतलब कि जब कभी भी सेकेंड फॉर्म की बात हो या कभी भी आपको फाउंड दिखे, तो आप सेंटेंस के सेंस से ये समझेंगे कि ये स्थापित करने की बात कर रहा है या फिर खोजने की बात कर रहा है। ये स्थापित करने की बात कर रहा है या फिर खोजने की बात कर रहा है। करेक्ट? आइए आगे देखते हैं। ये दोनों वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 और 30। ये दोनों वर्ब इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसका जो B1 है इसके V2 से मैच करता है, इसका जो B1 है इसके V2 से मैच करता है। अच्छा, फॉल मीन्स क्या होता है? गिरना। फेल मीन्स क्या होता है? गिराना। लेकिन फॉल का V2 फेल होता है, फॉल का V2 फेल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जनरली एसएससी वहीं से क्वेश्चन पूछती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी गिरना का सेंस आए तो फॉल होगा, जब कभी गिराने का सेंस आए तो फेल होगा, और फेल का सेकंड फॉर्म फेल्ड होगा, ना कि। ठीक है, और फील मीन्स महसूस करना होता है, ये तो जानते ही हैं हम लोग। फील मीन्स महसूस करना होता है। तो अब देखिए, सूट 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 ये जो है, अच्छा सूट शॉर्ट शॉर्ट डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट सूट में डबल ओ और इसके V2 में सिंगल ओ। ठीक है, सूट में डबल ओ, V2 में सिंगल ओ, V3 में सिंगल ओ। देखिए, बहुत ज़्यादा अंग्रेज नहीं बनना है, हमें ऐसे लिखना है, हमें ऐसे याद करना है कि सूट के
V1 में डबल ओ है लेकिन सूट के V2 और V3 में सिंगल ओ है, ऐसे लिख के याद करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंग्रेज नहीं बनना है। ठीक, कैसे लिखेंगे? सूट के B1 में डबल ओ है और सूट के V2 V3 में सिंगल ओ है। इस तरीके से लिख के आप याद करेंगे तो आपको डेफिनेटली लंबे समय तक ये चीज़ें रिकॉल रहेंगी। ठीक है, चलिए। वाइंड, वाइंड मीन्स क्या होता है? लपेटना, है ना? वाइंड मीन्स क्या होता है? लपेटना। और इसका V2 वाउंड और वाउंड। वाइंड का V2 वाउंड है, और आप देखिए यहाँ पे वाउंड का, वहाँ पे वाइंड का V2 वाउंड था, और यहाँ पे जो बाइंड है वाउंड, वाउंड फर्स्ट फॉर्म में है ना? इसका मतलब होता है घाव देना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ब्रस्ट, बस्ट। ब्रस्ट मीन्स फटना और बस्ट मीन्स एक्सपोज करना। डिफरेंस देख लीजिए आप सब इसमें। डिफरेंस क्या है कि ब्रस्ट का तीनों फॉर्म सेम है और बस्ट में ईडी लगा हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अलग भी तो है। दिक्कत क्या है इसमें? ब्रस्ट का तीनों फॉर्म सेम है, बस्ट का ईडी लगा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कॉस्ट का फॉर्म सेम रहेगा। चलिए, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। देखिए, ग्राइंड मीन्स क्या होता है? ग्राइंड मीन्स होता है पीसना। इसका V2 होता है ग्राउंड, लेकिन एक V1 भी होता है ग्राउंड, जिसका मतलब होता है गाड़ना। देख रहे हैं, इसका मतलब होता है गाड़ना। जैसे फाइंड और फाउंड था, फाइंड मतलब खोजना, फाउंड मतलब स्थापित करना। तो फाइंड का V2 और फाउंड का V1 मैच कर रहा था, उसी तरीके से ये भी है। ग्राइंड का V2 और ग्राउंड का V1 मैच करता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे, जैसे मैंने गोला बनाया था ना अभी, वैसे आप इसको गोला बना के अगेन लिख लेंगे। ऐसे ऐसे कैसे लिखे, क्या लिखेंगे? ग्राउंड। ये ग्राउंड का V1 भी है, जिसका मतलब होता है गाड़ना, गाड़। ठीक है, जिसका V1 क्या होता है? गाड़ना। किसी को जमीन में गाड़ना ग्राउंड का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, हम लोग एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको बताया, एक लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, ले मीन्स होता है रखना, और ले मीन्स होता है लेटना। अब आप हमें बताएंगे, ही लेड इन द शेड ऑन द शेड ऑफ द ट्री, यानी वो पेड़ की छांव में लेट गया। वो पेड़ की छांव में लेट गया। तो बताइए इसमें क्या लगेगा? देखिए, पेड़ की छांव में लेट गया, तो लेटने का फर्स्ट फॉर्म तो ले है, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म ले है ना? तो ये लाई और ले, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ले। ही ले द शेड ऑफ द ट्री, वो पेड़ की छांव में लेट गया। ठीक है, वो पेड़ की छांव में लेट गया। अब आप मुझे बताइए, ही लाइड या ले टू मी यस्टरडे, उसने मुझसे कल झूठ बोला। तो लाइट का तो, ठीक है। द हेन्स हैव लेन एग। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि ले मीन्स अंडे देना, है ना? ले मीन्स अंडे देना। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? बताइए, ले मीन्स अंडे देना, तो ले, लेट, लेट।
यानी कौन सा सही हो जाएगा, ये। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा, ये। ठीक है। ही लेट द लगेज असाइड, उसने अपने लगेज को साइड में रख दिया। तो बताइए, अंडे देने का मीनिंग और रखने का मीनिंग सेम है ना, बताया था। ले मीन्स रखना, अंडे देना, त्यागना, नींव डालना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक। एक दो बार आप इन चीज़ों को वर्ब याद करने के बाद फिर से देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए, द वाटर लेवल रेज्ड या रोज बाय 2 फीट, वाटर लेवल जो है रेज हुआ है, मतलब उठाया गया है या खुद ही ऊपर आया है ना। वाटर लेवल ऊपर लाया गया है कि खुद ही ऊपर आया है। जब ऊपर लाया गया नहीं है, खुद ही ऊपर आया है, तो क्या हो जाएगा, रोज। ठीक है। ही रेज या रोज मेनी क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन खुद ही उठ गया, इसने क्वेश्चन उठाया है। अगर इसने क्वेश्चन उठाया है तो रेज्ड होगा। जब कभी सेल्फ उठने या उगने की बात आए तो राइज, और उठाने या उगाने की बात आए तो रेज। ओके, रेज के सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। ठीक, ईडी लगा दीजिए, हो गया। देखिए, द रिवर्स हैव फ्लोन ओवरफ्लोड द बैंक। क्या होगा, चलिए बताइए, इसका क्या हो जाएगा, फ्लो। अभी हम लोग फ्लो और फ्लू पढ़ के आए थे ना। कहाँ पे है, फ्लो मीन्स बहना, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनता है। क्या बनता है, इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रिवर ओवरफ्लो नहीं, क्योंकि ओवरफ्लो का सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, द क्लोथ्स वर हैंग्ड या हंग, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा ऐसा वर्ब है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। देखिए, द क्लोथ वर हैंग्ड या हंग, जब कभी भी फांसी देने की बात आती है, फांसी देना, तो हैंग का हो जाता है हैंग्ड। ठीक है, एक लिख लीजिए, एक वर्ब इंपॉर्टेंट है, हैंग और हैंग। एक का मतलब होता है फांसी देना, एक का मतलब होता है कपड़े लटकाना, कपड़े लटकाना, कपड़े लटकाना, टाई लटकाना, कुछ भी लटकाना, इसके लिए ये होता है। जो हैंग का V2 V3 होता है, जिसका मतलब फांसी देना होता है, उसका मतलब होता है हैंग्ड। ये V2 है और V3 भी क्या होता है, हैंग्ड। ठीक, और एक हंग होता है जो कपड़े लटकाना, हैंग मीन्स कपड़े लटकाना, और इसका सेकेंड फॉर्म हैंग, हंग, हंग, सॉरी, डी नहीं भाई, हैंग, हंग और हंग। हाँ, दिमाग है। हंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी फांसी देने की बात आए, उसमें ईडी लगा देंगे, और जब भी कभी कपड़े के लटकाने की बात आए, हैंग, हंग, हंग। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे किसकी बात आई है, द क्लोथ वर हैंग्ड या हंग, कपड़े को लटकाया गया है, तो कपड़ा लटकाने के लिए तो हम हंग का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, द प्रिजनर वॉज, प्रिजनर यानी कैदी,
कैदी को कपड़े की तरह तो नहीं लटकाएंगे, फांसी देना मतलब हैंग्ड करना, है ना। ही हैंग्ड हंग हिज फेस इन सेम, उसका चेहरा शर्म से झुक गया। तो भाई झुक गया तो फांसी थोड़ी दिया गया, झुक गया यानी लटक गया। ठीक है। सच इनक्वेटिलेट्स कैन बी फाउंड या फाउंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री। तो फाइंड तो किया नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की तो स्थापना हुई, तो यानी ये होगा। चलिए अगला देखिए, ही लेड ऑन द ग्रास। तो लेड ऑन द ग्रास का मतलब क्या होता है, लेटना। तो लेटने के लिए तो B2 और B3 में ईडी की कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये सही होगा, यहाँ पे गलत होगा ये, है ना। ठीक है, यानी इसमें एरर है, ये वाला पार्ट में एरर है। अगला देखिए क्या है, द प्रोसेस रिसीविंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कंपेंसेशन हैज बिगन, हैज बिगन। ये पार्ट यहाँ पे यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। ठीक है, यानी आपके इस पार्ट में गलती है। चलिए कुछ वर्ब रह गए हैं, वो कल की डेट में हम आपको बताएंगे। द एशियन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग लास्ट मंथ। बताइए हंग होगा, हमने तो पढ़ा है कि हमें अगर किसी पर्सन को फांसी देना है तो हैंग्ड होना चाहिए। ओके, he was so inquisitive that he rose many question। आपको बताया ना, inquisitive यानी उत्सुक, तो भाई साहब रोज नहीं रेज होगा, यानी किस ऑप्शन में गलती है, बी में, inquisitive। चलिए अगला खत्म। तो ये हो गया आपका वर्ब से रिलेटेड जितने भी एरर आ सकते थे मैंने आपको सब बता दिए। आप 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपको ना समझ में आए इस वीडियो को देखिएगा, डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये बहुत कंफ्यूजिंग एरिया था, यहाँ से 100% एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।